आगे बढ़ेंगे बात पते की में और पहली खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई। सुबह 10:30 बजे लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता बहाली के आदेश जारी किए। इसके 1.5 घंटे बाद यानी दोपहर 12 बजे सफेद कमीज में राहुल गांधी संसद पहुंचे। 137 दिन बाद राहुल गांधी के संसद पहुंचते ही राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। राहुल गांधी ने मुस्कुराकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों और नेताओं को धन्यवाद दिया। राहुल गांधी के स्वागत के लिए सोनिया गांधी भी वहां मौजूद थी। सदन में जाने से पहले राहुल गांधी सीधे महात्मा गांधी की मूर्ति की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी प्रतिमा के सामने जाकर रुक गए। उन्होंने गांधी प्रतिमा पर फूल अर्पित कर प्रणाम किया। संसद परिसर में गांधी मूर्ति को प्रणाम करने के बाद राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर उनकी सदस्यता बहाली की खबर से कांग्रेस नेताओं में जोश भर गया और संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष की बैठक में जश्न मनाया गया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन तो इतने खुश थे कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मुंह मिठाई से भर दिया। इसके बाद खड़गे ने भी बैठक में मौजूद कांग्रेस और विपक्ष के एक सांसद को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। वहीं सोनिया गांधी के सरकारी आवास 10 जनपद और कांग्रेस दफ्तर पर भी पारंपरिक डांस के साथ जश्न मनाया गया। ये हरियाणा से आए हुए परफॉर्मर थे। इसके अलावा कई समर्थक जो और अलग हिस्सों से भी आए हैं, कोई यूपी से आया है, कोई उत्तराखंड से आया है, वो तमाम यहाँ पर इकट्ठा है और ये जश्न जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय पर भी राहुल गांधी की संसद वापसी की खुशी में जश्न मनाया गया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली पर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन में जैसे जान फूंक दी है। राहुल गांधी के संसद भवन पहुंचने से पहले ही इंडिया गठबंधन के सांसद स्वागत के लिए खड़े थे और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। राहुल गांधी के इंतजार में तमाम सांसद कांग्रेस के और विपक्ष के मौजूद हैं। राहुल गांधी संसद सदस्यता बहाली पर कांग्रेस और विपक्ष नेताओं ने बधाई दी। राहुल गांधी जी को कांग्रेचुलेट करते हैं और स्पीकर साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कोई विलंब नहीं किया। देखिए, राहुल जी की सदस्यता का रद्द होना इस देश में सरकारी षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। एक ऐसा सजायाफ्ता व्यक्ति जिसकी सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगी है, रोक लगाने मात्र को जीत के रूप में दिखाना और उसका स्वागत करना और लोकतंत्र के मंदिर में उसका स्वागत करना, मैं मानता हूं कि ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाली में 2 दिन की देरी पर भी सवाल उठाए। संसद में राहुल गांधी और चीन से उनके रिश्तों का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी ने उन पर जमकर हमला बोला और इसकी बड़ी वजह बनी अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में मीडिया संगठन न्यूज क्लिक और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के रिश्तों पर सनसनीखेज खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कारोबारी नेविल रॉय सिंघम असल में चीन सरकार के इशारे पर काम करते हैं और पूरी दुनिया में चीन का प्रोपेगेंडा बढ़ावा देने में चीन की मदद करते हैं। इसके बदले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी नेविल रॉय सिंघम को आर्थिक मदद करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत में चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए नेविल ने भारतीय वेबसाइट न्यूज क्लिक को तगड़ी फंडिंग की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी, जिसके पीछे चीन का हाथ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी दावा किया कि फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा कम्युनिस्ट विचारधारा के नेताओं और संगठनों तक भी पहुंचाया गया। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि फंडिंग के बदले न्यूज क्लिक भारत में चीन सरकार की प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देती है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हुई तो बीजेपी ने उनके चीन कनेक्शन का मुद्दा उठाते हुए मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन न्यूज क्लिक के बहाने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते दिखे और आरोप लगाया कि एजेंडे के तहत न्यूज क्लिक के जरिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता था। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था, एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन, ये लोग चलाते थे और इनके यहां सारा सामान चीनी है
और चीन को सम्मान है। न्यूज क्लिक के बारे में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे का हवाला देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2021 में ही न्यूज क्लिक की देश विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश हो गया था। 2021 में ईडी ने भारत में न्यूज क्लिक के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जो 5 दिनों तक चली थी। कांग्रेस और राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले यही नहीं रुके। केंद्रीय मंत्री ने न्यूज क्लिक में चाइनीज फंडिंग और उस फंडिंग का देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि 2021 में जब न्यूज क्लिक के गोरखधंधे का ईडी ने पर्दाफाश किया तो कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल उसके समर्थन में खड़े हो गए थे। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है, और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि न्यूज क्लिक ने चीन से मिले फंड को बड़ी चालाकी से भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी गौतम नवलखा और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं समेत कई नक्सलियों तक पहुंचाने का काम किया है। न्यूज क्लिक को जो पैसा आया, ये रूट भी कहां से हुआ। ये गौतम नवलखा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भी एक आरोपी है। किस केस में? एल्गार परिषद के माओइस्ट लिंक में। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहकर भी संबोधित किया। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के आरोपों और हमलों को कांग्रेस ने बीजेपी का डर कहा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी से घबरा गई है। राहुल गांधी जी की इस तरीके से राहत मिलने के बाद एक जो लहर पैदा हुई है राहुल गांधी की पक्ष, तो इसको मतलब खारिज करने के लिए और नया सिरे से राहुल गांधी जी के ऊपर हर किस्म के बेबुनियादे जघन्य सारे इल्जाम लगाने की कोशिश करी। इसमें 2 साल पहले 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में न्यूज क्लिक के ठिकानों पर छापे मारे थे, जो 5 दिनों तक चले थे। उन छापों के बाद ईडी ने न्यूज क्लिक के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। ईडी के मुताबिक अमेरिकी कारोबारी नेविल रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए दिए थे। ये रकम 2018 से 2021 के बीच दी गई थी। आरोप यह भी है कि अमेरिका में रहने वाला नेविल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा विंग के लिए काम करता है। न्यूज क्लिक के एडिटर प्रबीर पुरकायस्था ने भीमा कोरेगांव केस के आरोपी गौतम नवलखा को 20 लाख रुपए दिए थे। ईडी ने अपनी जांच में यह भी पाया कि नेविल रॉय सिंघम ने सीपीसी यानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई कई ईमेल्स भी प्रबीर पुरकायस्था को भेजी थी। ईडी के मुताबिक ईमेल में चीन सरकार की दमनकारी नीतियों को छिपाते हुए उसकी अलग और बेहतर इमेज दिखाने की बात कही गई थी। ईडी का यह भी आरोप है कि चीन न्यूज क्लिक के जरिए भारतीय मीडिया का इस्तेमाल अपना हित साधने के लिए कर रहा था। जांच में ईडी ने यह भी बताया कि न्यूज क्लिक ने कम्युनिस्ट पार्टी की आईटी सेल के मेंबर बप्पादित्य सिन्हा को 52 लाख रुपए दिए थे। इसके अलावा एक इलेक्ट्रीशियन को भी 1.5 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर पीएम मोदी आज एक खास कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित नेशनल हैंडलूम डे के समारोह में पहुंचे। इस दौरान पीएम ने कई कारीगरों से मुलाकात की और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले 24 घंटे में सेना ने 3 आतंकवादियों को ढेर किया है। राजौरी, पुंछ और कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। वहीं पंजाब में बीएसएफ ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम की। पिछले 24 घंटे में सेना ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किए हैं। एक अमृतसर तो दूसरा तरनतारन बॉर्डर से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली एम्स के एंडोस्कोपी रूम में आज सुबह भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि समय रहते फ्लोर पर मौजूद सभी मरीजों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया और कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। लोकसभा में पास होने के बाद दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पेश किया गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चर्चा के दौरान बिल का पुरजोर विरोध किया और कहा कि दिल्ली सेवा बिल का उद्देश्य एलजी को दिल्ली का सुपर सीएम बनाना है। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा और उसके बाद
और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है। उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार इस कानून के जरिए दिल्ली सरकार को कंट्रोल करना चाहती है। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। उद्देश्य है एक भय और हिस्टेरिया का माहौल बनाना, एक खौफ पैदा करना, जिससे कि आप इन सभी सचिवों को कंट्रोल कर सके। कांग्रेस ने कहा कि जो पार्टियां बिल का समर्थन कर रही हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अगला नंबर उनका भी आ सकता है। बहस के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने एक शेर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला, लेकिन शेर कहने के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। सुनिए आप। और अनजाने में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर तंज कस गए। तुमसे पहले भी जो वहाँ शख्स तख्त नशीं था, उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था। सिंघवी शायरी करने में भूल गए कि मोदी सरकार से पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अभिषेक मनु सिंघवी का शायरी का जवाब उसी अंदाज में दिया बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने। सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। दिल्ली सेवा बिल पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बोलते हुए कहा कि बीजेपी दिल्ली सेवा बिल लाकर लाल कृष्ण आडवाणी का अपमान कर रही है। राघव ने बीजेपी को नसीहत दी कि वो नेहरूवादी नहीं, आडवाणीवादी बने। 2013 के अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इनकी जून 2013 में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, उसमें मता पास कर कहा हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। यहां तक कि इनके सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये इन सब ने सर लगातार बातें कही और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के सामने रखती रही। सर, ये बिल सिर्फ संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है, ये बिल लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर, वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ने अपने स्वार्थ को साधने के लिए हाथ मिलाया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिले, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी पार्टी, नई पार्टी, नई नवेली पार्टी, अजब अलवेली पार्टी, सब मिलकर एक हो गए। मगर प्राप्त क्या किया? दोनों ने सिद्धांतों से समझौता किया और कांग्रेस ने भी इतना सयाना दांव चला कि इन्होंने अगर उनका हाथ पकड़ के दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन लिया हो तो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, लीड उनको मिल गई। उनको विधेयक भी नहीं मिला और सम्मान भी नहीं मिला, यानी इज्जत भी गई, बात भी नहीं मिली। तो एक लाख पंक्ति कहता हूं, न तुम ही मिले, आप लोगों के लिए लागू है, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, दीद मतलब साइट, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। तो लोकसभा में तो दिल्ली सर्विस बिल आसानी से पास हो गया था, लेकिन क्या राज्यसभा में सरकार इस बिल को पास करा पाएगी? इस समय राज्यसभा में 238 सदस्य हैं, 7 सीटें खाली हैं। बिल को पारित कराने के लिए सदन के कुल संख्या बल का आधा समर्थन होना चाहिए, यानी 119 वोट चाहिए। केजरीवाल सरकार के साथ कांग्रेस है, जिसके पास 31 सदस्य हैं, टीएमसी के 13 सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के भी 10 सांसद हैं, डीएमके के 10 सांसद भी बिल के विरोध में हैं, आरजेडी के 6 सांसद और सीपीएम के 5 सांसद भी केजरीवाल के साथ हैं, जेडीयू के 5 सांसद भी बिल का विरोध कर रहे हैं, अन्य पार्टियों के 15 सदस्य केजरीवाल के साथ हैं, बीआरएस इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर वो भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में वोट देता है तो 7 वोट विपक्ष को और मिल सकते हैं। इस तरह केजरीवाल के साथ कुल 102 वोट हैं, जो 119 वोट से काफी कम है। दूसरी तरफ केजरीवाल के खिलाफ यानी बिल के समर्थन में बीजेपी के 92 सदस्य हैं। बीजेपी के साथ एआईएडीएमके के 4 सदस्य मौजूद हैं। अन्य छोटी छोटी पार्टियों के 7 सदस्य भी बिल के समर्थन में वोट करेंगे। नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने बिल के समर्थन में वोट करने का फैसला किया है।
उसके 9 सांसद हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP ने भी बिल के समर्थन में वोट करने का फैसला किया है, उसके भी 9 सांसद हैं। इस तरह कुल 121 सांसद बिल के समर्थन में हैं, जो पारित कराने के लिए 119 वोट से 2 ज्यादा है। यानी सरकार राज्यसभा में भी बिल को बहुत आसानी से पास करा लेगी। हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कथा करने पहुंचे बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सनातन सबका है और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। भारत में रहने वाले जितने भी लोग सबका सनातन है, सब सनातनी है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस वाला परिवारवाद चुनना चाहते हैं या बीजेपी का बलात्कारवाद, ये उनका फैसला है। नेहरू गांधी वजह वैसा कांग्रेस परिवारवाद चुनना चाहते हो या बलात्कारवाद चुनना चाहते हो? आगरा में शिव मंदिर की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक सावन के सोमवार के चलते मंदिर में खास पूजा चल रही थी, जब अचानक छत का हिस्सा गिर गया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वाराणसी के ज्ञानवापी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाबा ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बंद होना चाहिए। इसके साथ ही कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया कि ज्ञानवापी एक शिव मंदिर है। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जब कमलनाथ के दरबार में आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें सियासत से दूर ही रखा जाए। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी ज्ञानवापी को मस्जिद मानने से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि ज्ञानवापी में मंदिर के प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं। हम तो मस्जिद नहीं कहते, ज्ञान का भंडार जहाँ होता है उसको हमारे परंपरा में कुआं बोला जाता है और वहाँ सारे प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति ने सवाल किया कि कोर्ट के आदेश से हो रहे सर्वे की रिपोर्ट को क्या कांग्रेस मंजूर करेगी। आज लगातार चौथे दिन भी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वे एएसआई की टीम ने किया। हालांकि सावन के सोमवार की वजह से सर्वे का जो काम था वो 2 घंटे देरी से शुरू हुआ, जिसके बाद ज्ञानवापी परिसर के पहले चरण का सर्वे सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक चला। आज भी गुंबदों और पश्चिमी दीवारों का सर्वे किया गया। टेम्पल आर्किटेक्ट की संरचना के हर पहलू से जांच के लिए मैपिंग भी की गई। कि पूरे परिसर में सर्वे हो रहा है। एएसआई ने अपने पूरे इसको 42 मेंबर्स की जो टीम है उसको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। कुछ लोग गुंबद के वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, इमेजिंग कर रहे हैं। वेस्टर्न वॉल की डिटेल स्टडी की जा रही है, जो तहखाने हैं उसकी डिटेल्ड स्टडी की जा रही है। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के तहखानों की साफ सफाई का भी काम किया गया। तहखाने में कई मशीनें लगाकर जाँच की गयी। तहखाने की साफ सफाई हो इसकी भी व्यवस्था किया जा रहा है, क्योंकि मलबे भरे पड़े हैं तहखाने में। परिसर के सर्वे का दूसरा चरण दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुआ, जो 5 बजे तक चला। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे का काम अभी लंबा चलने वाला है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी GPR के जरिए भी ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया जा रहा है। इस GPR तकनीक के जरिए ज्ञानवापी परिसर में बगैर छेड़छाड़ किए पुरातात्विक महत्व की पड़ताल करने में मदद मिलेगी। कल फिर लगातार 5वें दिन सर्वे का काम जारी रहेगा। कल पुनः 8 बजे से ये सर्वे का कार्य आगे बढ़ेगा। अभी कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। ये सारे कैमरे मशीन अपने अनुसार कवर कर रहे हैं और सारी रिपोर्ट कैमरे मशीन के अंदर दर्ज हो रहे हैं। आज के सर्वे से हिंदू पक्ष संतुष्ट दिखा। बताया गया कि मुस्लिम पक्ष भी सर्वे में शामिल था। हिंदू मुस्लिम दोनों ही सहयोग कर रहे हैं। साथ में जो है न्यायालय पे विश्वास है। न्यायालय अदालत ने एएसआई से कहा है कि वो अपनी सर्वे रिपोर्ट हर हाल में 2 सितंबर तक सौंप दे। यही वजह है कि एएसआई जांच में कोई ढिलाई नहीं बरत रहा। यहाँ पे अगर ये सोचना कि हर दिन कुछ मिलेगा वो गलत है, क्योंकि इसकी डिटेल पूरे स्ट्रक्चर की, यहाँ के आर्किटेक्चर की, इसके नीचे क्या है, हर एक चीज़ की बड़ी डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी की जा रही है। और जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि एएसआई की फाइंडिंग्स क्या हैं। सर्वे के दौरान पूरी ज्ञानवापी इमारत को एक बार में देखने के लिए सैटेलाइट के जरिए 3D इमेजिनेशन तैयार कराया जा रहा है। इसके लिए सर्वे टीम दीवारों की 3D इमेजिंग, मैपिंग और स्क्रीनिंग भी करेगी। ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान मिली चीजों को लेकर झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाते हुए मुस्लिम पक्ष ने बहिष्कार की धमकी दी है, जबकि हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मुस्लिम पक्ष अब तक किए गए सर्वेक्षण से संतुष्ट है।
इसके लिए हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने दावा किया कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ज्ञानवापी सर्वे में सहयोग कर रही है। जैसे कल अफवाह था कि सहयोग नहीं करेंगे, सहयोग किए, आज भी सहयोग करेंगे। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा है कि सर्वेक्षण को लेकर बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही हैं। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो मुस्लिम पक्ष सर्वेक्षण का फिर से बहिष्कार कर सकता है। किसी को कुछ पता नहीं और ये साल किसी को कुछ नहीं पता। हालांकि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मोहम्मद यासीन के आरोप को गलत बताया। नहीं है, हम लोगों ने कुछ नहीं बताया है। मैंने आपको हमेशा कल से यही बात बोली है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है कि वहाँ पे सर्वे का काम चल रहा है और सुचारू रूप से चल रहा है। सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि सर्वे बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और मुस्लिम पक्ष एएसआई के काम से संतुष्ट है। हालांकि सर्वे में ज्ञानवापी के अंदर क्या कुछ मिल रहा है, इस बारे में एएसआई आधिकारिक रूप से जानकारी मुहैया नहीं करा रहा है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी तक के सर्वे में कुछ चीजें सामने आई हैं, जिससे इसके मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि एएसआई के सर्वे के दौरान पश्चिमी दीवार पर कई कलाकृतियां बनी पाई गई हैं। इनमें त्रिशूल, स्वास्तिक, हाथी की सूंड जैसी आकृतियां हैं। इसके साथ ही तहखाने में पान के पत्ते के आकार की 5-6 फूल की आकृतियां भी देखी गई हैं। तहखानों के खंभों पर घंटी, कलश और फूल की आकृतियां बनी मिली। तहखाने के एक खंभे पर पुरातन हिंदी भाषा में भी कुछ लिखा पाया गया। बताया जा रहा है कि तहखाने की छत पर भी स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। तहखाने के फर्श के पत्थर पर मंदिर की तरह ही कलाकृतियां भी पाई गई हैं। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का एक्शन तेज होता जा रहा है। पुलिस ने अब इस मामले में अभी तक 56 केस दर्ज कर लिए हैं, जिसमें 156 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच बिछौर गांव में आरोपियों की तलाश में पहुंची पुलिस ने गांव वालों के साथ एक बैठक की और आरोपियों को सौंपने की अपील की। लेकिन जब गांव वालों ने इसमें आनाकानी की तो पुलिस ने भी अपने सख्त तेवर दिखाए। है गांव के, उनको सबको पता था कि उस दिन लड़के कौन कौन गए थे। एसपी नरेंद्र सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि अगर गांव वालों ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की तो पुलिस अपने तरीके से पेश आएगी, जिससे सबको मुश्किलें झेलनी होंगी। कान पकड़ के ले आओ, मैं लाऊंगा अपनी मर्जी से, एक को भी नहीं छोड़ने वाला। फोटो वीडियो सबके मेरे पास है। चाहे ये रेड चलनी पड़ जाए और मुझे मेवात का एसपी आगे और सालों तक रहना पड़ जाए। वहीं इलाके के लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। सख्त कार्रवाई हो रही है, हम इसको खंडन करते हैं, इसको विरोध करते हैं। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके लोगों को बेवजह फंसाया गया। नूह के ब्रिजमंडल हिंसा मामले में पुलिस के मुताबिक 6 लोगों की मौत हुई, जबकि 88 लोग घायल हुए। हालांकि अब नूह में हालात धीरे धीरे सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन ने आज कुछ घंटों की कर्फ्यू में ढील भी दी, जिसके बाद लोग अपने जरूरी कामों के लिए घर से निकलते दिखाई दिए। लेकिन प्रशासन ने इस दौरान किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए सड़क पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे। रास्तों पर जगह जगह बैरिकेड लगाए गए और वहां से गुजरने वाले हर शख्स की चेकिंग की गई। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इस रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है और आपको यहाँ पर लोकल पुलिस, अलग अलग राज्यों के, जो हरियाणा के अलग अलग जिलों की पुलिस को यहाँ पर लगाया गया है। प्रशासन ने वहां सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील देने के साथ ही सरकारी दफ्तरों और बैंकों को भी खोलने की इजाजत दी, जिसमें बैंक 2 बजे तक और एटीएम 3 बजे तक ही खुलेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से सब कुछ किया जा रहा है, बाकी विशेष तौर पे कुछ नहीं है। हर आने वाले शख्स की पहचान, आई कार्ड और बाकायदा तलाशी ली जा रही है। जी हाँ, इसका रीजन ये कोई संदिग्ध व्यक्ति आगे न जाए। इस दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने तनाव के बीच हालात काबू में होने का दावा किया। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश आते ही डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई से रोक दिया। बताया गया कि सरकार के इस बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। नूह में पिछले 4 दिनों से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी, जिसमें अभी तक की जानकारी के मुताबिक 753 से ज्यादा मकान, दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए दावा किया कि इसमें रहने वाले लोग 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे। वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार के बुलडोजर के एक्शन पर सवाल उठाए। बुलडोजर से जिस तरह से गरीब आदमियों के, उनमें सभी तो दोषी नहीं है। पहले तो ये चिन्हित करना चाहिए कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो तो हो, लेकिन ऐसे भी तो हैं कि जो निर्दोष उसके शिकार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिंसा के बाद नूह में प्रशासन ने अभी तक 37 जगहों पर कार्रवाई करते हुए 57 एकड़ जमीन खाली कराई, जबकि नूह के अलावा नगीना, फिरोजपुर झिरका और पिंगनवा जैसे इलाकों से भी अतिक्रमण हटाया गया। भारत के तीसरे मानव रहित चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 ने चांद की तस्वीरें भेजी हैं।
22 दिनों के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त की शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था और उसी के दौरान चांद की तस्वीरें चंद्रयान 3 से ली गई थी, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भी जारी किया है। 45 सेकंड के वीडियो में चंद्रयान 3 चांद का चक्कर लगाता दिख रहा है। धरती से दूधिए चांद को तो आप रोज देखते होंगे, लेकिन इतने नजदीक से चांद को देखना सचमुच अद्भुत है। चंद्रयान 3 ने जो तस्वीरें भेजी हैं, उसमें चांद पर नीले रंग के गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होने के बाद अब चंद्रयान 3 को चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। Chandrayaan 3 is going very well until it lands on 23rd. There will be a series of maneuvers. So everything is going fine now. The satellite is healthy. इसरो का मिशन मून अभी तक अच्छा रहा है और इसरो को उम्मीद है कि विक्रम लैंडर इस महीने के अंत में 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 14 जुलाई को धरती से रवाना होने के बाद चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की लगभग 2/3 दूरी तय कर ली है और अगले 17 दिन इसरो के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चंद्रयान 3 फिलहाल चांद का चक्कर लगा रहा है। वो चांद का एक चक्कर पूरा भी कर चुका है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के और नजदीक पहुंचने की एक और प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। 6 अगस्त को रात करीब 11 बजे चंद्रयान 3 की ऑर्बिट घटाई गई। चंद्रयान अब चंद्रमा से 170 किलोमीटर गुणा 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में है। यानी चंद्रयान ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 4313 किलोमीटर की है। इससे पहले चंद्रयान 164 किलोमीटर गुणा 18074 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा था। कक्षा को और कम करने की अगली कवायद 9 अगस्त को की जाएगी। ये ऑपरेशन दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच किया जाएगा। चंद्रमा पर लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 को 3 बार और अपनी ऑर्बिट कम करनी है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन सदन में आज जमकर हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने मणिपुर हिंसा और महंगाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा कर दिया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने मणिपुर हिंसा पर निंदा प्रस्ताव पास करने की मांग की, लेकिन जब उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने सियासी तंज कस दिया। यूरोप में तमाम देशों में निंदा करी है, इंग्लैंड में निंदा की, यहाँ सबने निंदा करी, लेकिन विधानसभा दूसरे से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले। नहीं, वो जहाँ पर बोलना होगा बोलेंगे। हाउस उसके लिए हम जानते हैं, हाउस में माननीय नेता प्रतिपक्ष हम जानते हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में आपकी बहुत मजबूरियां हैं। आप अपना विषय लीजिए। अखिलेश इसके बाद भी निंदा प्रस्ताव की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को सख्ती बरतनी पड़ी। नहीं बोलेंगे, मैंने आपको अनुमति नहीं दी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी, आप नहीं बोलेंगे। सतीश महाना ने साफ कर दिया कि सिर्फ यूपी के मुद्दों पर ही चर्चा होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक वेल तक आकर हंगामा करने लगे, जिसकी वजह से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। लेकिन विपक्ष का ये विरोध सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं, सदन के बाहर भी नजर आया, जिसमें समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी के विधायक भी शामिल थे, जो हाथ में तख्तियां लेकर सरकार के विरोध में नारेबाजी करते दिखे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नाकाम साबित हुई। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, इसके साथ साथ चाहे जो महंगाई का मुद्दा हो, इसके साथ साथ जो मणिपुर का जो पूरा मामला था, उन सब चीज़ों को लेकर जो है, जैसा कि पहले समाजवादी पार्टी ने कहा था, तो उन सब चीज़ों को लेकर जो है ये पूरा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। इस दौरान विपक्ष ने केंद्र सरकार पर भी सियासी हमले किए। आज बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को कुचलने के लिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार महंगाई को रोक पाने में नाकाम रही। सरकार पिछले कई सालों से महंगाई रोकने में विफल रही है। लगातार महंगाई, आप देखिए आज 250 रुपए में टमाटर गरीब खरीद रहा, गरीब आदमी नहीं खा सकता है सब्जी। विपक्ष ने दावा किया कि वो मानसून सत्र के दौरान सदन के अंदर भी जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक इस दौरान अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन करते नजर आए। समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश प्रताप सिंह इस दौरान साइकिल पर सवार होकर गले में टमाटर की माला पहने विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने इस बात का दावा किया कि सब्जियों के बढ़े दामों से आम जनता परेशान है, जिसका वो इस तरह से विरोध करने पहुंचे। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के हैं और आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो गले में जो टमाटर की जो माला है उसको लटकाकर साइकिल से जो है आए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कर रहे थे। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि वो महंगाई के मुद्दे पर सड़क से सदन तक अपना विरोध जारी रखेंगे।
सरकार को सड़क से सदन तक समाजवादी पार्टी घेरने का काम करेगी, क्योंकि सदन में तो हम लोग घेरेंगे ही, लेकिन शुरुआत सड़क से करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने भी साफ कर दिया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार हर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर, प्रदेश के हित से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है और उसका भी हर स्तर पर जवाब देने को भी तैयार है। सीएम ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही को शांति से चलने देने की अपील की। चीन में बाढ़ बारिश की वजह से 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। पूर्वोत्तर चीन में बाढ़ बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बाढ़ की वजह से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 14 मौतें बीते 2 दिनों में ही हुई हैं। इटली में जंगलों में लगी आग मुसीबत का सबब बने हुए हैं। इटली के सार्डिनिया में आग रिहायशी इलाके के पास पहुंच गई, जिसके बाद 600 से ज्यादा परिवारों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। रूस ने यूक्रेन के जेपोरेजिया शहर पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो शेयर कर यूक्रेन के एयरबेस और कंट्रोल टावर को तबाह करने का दावा किया है। अफ्रीकी देश नाइजर में तख्तापलट के बाद अफ्रीकी देशों के गठबंधन इकोवास ने नाइजर को मिलिट्री एक्शन की धमकी दी है। हालांकि नाइजर के नागरिक सेना के समर्थन में हैं और इसी के चलते उन्होंने बीते दिन एक स्टेडियम में पहुंचकर रैली का आयोजन किया। मणिपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा की जांच और राहत कार्यों की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाते हुए कहा कि लोगों में भरोसा कायम करना हमारी प्राथमिकता है। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी पक्ष रख रहे थे, जबकि याचिकाकर्ता की तरफ से निजाम पाशा मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि जांच सही ढंग से आगे बढ़ रही है। मणिपुर में हालात सामान्य हो सके, इसके लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मर्डर केस की जांच के लिए एसपी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। महिला अधिकारी यौन शोषण मामलों की जांच टीम का हिस्सा होगी। सीबीआई 11 मामलों की जांच करेगी और हर टीम में 2 एसपी रैंक की महिला अधिकारी शामिल होंगी। मणिपुर हिंसा में गंभीर रूप से प्रभावित हर जिले में 6 एसआईटी होंगी और बाकी जिलों में 3 एसआईटी होंगी। इस दौरान याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे निजाम पाशा ने कहा कि एसआईटी में राज्य के अधिकारी नहीं होने चाहिए, क्योंकि मणिपुर की पुलिस पर भी मिलीभगत के आरोप हैं। इसके अलावा आज मणिपुर के डीजीपी राजीव कुमार भी कोर्ट पहुंचे थे। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के डीजीपी को सवाल जवाब के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए सम्मन जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से पक्ष रख रहे निजाम पाशा ने जांच के प्रभावित होने का जिक्र भी किया, जिस पर सरकार के पक्षकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मणिपुर हिंसा पर सरकार गंभीर नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट की तरफ से एसआईटी बनाए जाने की बात कही थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो 11 एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर की गई है, हम उनमें दखल नहीं देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीबीआई टीम में 5 अधिकारी डिप्टी एसपी या एसपी रैंक के होने चाहिए। कोर्ट ने सीबीआई जांच की निगरानी का जिम्मा मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय पटसालगीकर को सौंपा है। कोर्ट ने कहा कि जनता में विश्वास कायम करना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 3 पूर्व जजों की एक कमेटी बनाने का भी आदेश दिया, जिसमें 3 रिटायर्ड महिला जज, जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस आशा मेनन और जस्टिस शालिनी जोशी शामिल होंगी। हाईकोर्ट के पूर्व जजों की कमेटी मणिपुर हिंसा की जांच, राहत कार्य, मुआवजे से जुड़े सभी कामों की समीक्षा करेगी। इन सबके बीच मणिपुर में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि आज सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक के लिए वहां कर्फ्यू में रियायत दी गई, ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सकें। कर्फ्यू में कुछ घंटे की ढील के साथ ही इम्फाल में बाजार खुले और सड़कों पर लोग दिखाई दिए। लेकिन इम्फाल की ही एक तस्वीर और भी थी, जहां मैतेई समुदाय की महिलाओं का संगठन मेइरापाई भी असम राइफल्स के विरोध में प्रदर्शन कर रहा था। महिलाओं के हाथ में तख्ते लगे थे जिन पर लिखा था असम राइफल्स गो बैक। बताया जा रहा है कि मैतेई समुदाय की महिलाओं ने इम्फाल में जगह जगह चेक पॉइंट बनाए हैं, जहां वो फौजियों की गाड़ियों को रोककर उनकी आईडी भी चेक कर रही है। मैतेई महिलाओं को शक है कि काफिले में कुकी समुदाय के सैनिक हो सकते हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने मणिपुर में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की 10 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की हैं। सुरक्षा बलों ने अभी तक पूरे राज्य में लूटे गए 1195 हथियार और 14,322 अलग अलग तरह के गोला बारूद बरामद किए हैं। राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के बाद अब उन्हें उनका पुराना बंगला वापस मिल सकता है।
सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद आज कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात की और राहुल को उनका पुराना 12 तुगलक लेन वाला बंगला फिर अलॉट करने की अपील की। राहुल गांधी कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजधानी दिल्ली में डेंगू के मरीजों में बड़ा उछाल आया है। बीते हफ्ते डेंगू के 100 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं इस साल अभी तक कुल 348 डेंगू के केसेस मिल चुके हैं। तालों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर अलीगढ़ के एक दंपति ने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए एक अनोखा ताला बनाया है। ताला कारीगर सत्यप्रकाश और उनकी पत्नी रुक्मिणी ने राम मंदिर के लिए 400 किलो वजन का ताला बनाया है। इतने बड़े ताले को खोलने के लिए जो चाबी बनाई गई है उसका वजन भी 30 किलो है। ताले की लंबाई 10 फीट और चौड़ाई 4.5 फीट है और ये करीब 9.5 इंच मोटा है। सत्यप्रकाश के मुताबिक इस ताले को बनाने में 1.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं और इसे बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है। दावा किया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ताला है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। सत्यप्रकाश और रुक्मिणी इस ताला चाबी को राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट करना चाहते हैं। को बनाने का उद्देश्य ये है कि मेरी भावनाएं थी कि मैं अपनी एक निशानी श्री राम मंदिर के लिए अर्पण करूं, इसलिए मैंने इस ताले को तैयार किया है।